हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.3 केसीसी ने क्लास 12 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट किया था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कॉमा मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन एक्स वाई प्लेन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, हमें एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है ना। एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। और वो जो वेक्टर है वो किस में, एक्स वाई प्लेन में है। तो हम लोग पहले एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं ना। तो ये ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन हो जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, एक्स वाई प्लेन, है ना। ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन में एक वेक्टर लेना है, लेना है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाएगा। तो मान लेते हैं कि वो वेक्टर ये है ना, ये वेक्टर है और इस वेक्टर को हम बोल देते हैं ए वेक्टर, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना, इसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ये एक वेक्टर है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए है। तो अब देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर है, तो इसका हम इन लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ लेते हैं ना। इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा आई में और जे में। तो देखो हम लोग इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, ये ए वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए बोलेंगे। तो ये जो जिस पे एंगल उस पे क्या गिराएंगे हम लोग, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस 30 डिग्री। आप लोग फिजिक्स में भी इस तरह से पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई एक वेक्टर है और ये अगर एंगल 30 है तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे मॉड ऑफ ए कॉस 30 होगा और इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पे क्या होगा, मॉड ऑफ ए साइन 30 डिग्री। तो ये आई कैप होगा और ये जे कैप होगा, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू आई कैप। ये हमने ये मैग्नीट्यूड था, अब इसका हमने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया कि इसका आई कैप का, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और फिर प्लस अब ये साइन 30 यानी मॉड ऑफ ए साइन 30 डिग्री और यहाँ पे जे कैप ले लेंगे जो कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब देखो हमें निकालना है इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉड ऑफ ए कॉमन जा रहा है, तो मॉड ऑफ ए हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस 30 होता है √3/2 इंटू आई कैप और साइन 30 होता है 1/2 इंटू जे कैप, ठीक है। और ये हो गया ए वेक्टर। अब इस मॉड ऑफ ए को इधर डिवाइड कर लेते, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 इंटू आई कैप प्लस 1/2 इंटू जे कैप। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई वेक्टर हो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, है ना। तो ए कैप इज इक्वल टू आ गया √3/2 इंटू आई कैप प्लस 1/2 इंटू जे कैप। तो यही क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है ना, यही क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि हमें चाहिए था। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग का कैलकुलेशन सही है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज 25.3, क्योंकि इसमें अभी 3 क्वेश्चन बचा हुआ था जिसमें एक अभी मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड बाय वेक्टर मेथड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वर्टिकल हुज रिजल्टेंट इज अ वर्टिकल फोर्स P। देखो यहाँ पे ये बोला है फाइंड बाय वेक्टर मेथड, हमें वेक्टर मेथड का यूज करना है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, एंड द फोर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वर्टिकल, यानी वर्टिकल से एक और फोर्स है जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, उस फोर्स को भी हमें निकालना है। ठीक है, हुज रिजल्टेंट इज अ वर्टिकल फोर्स P, और उन दोनों वेक्टर का, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर P है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया F1। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 लिया और इसके मैग्नीट्यूड को चलो हमने A मान लिया। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, और ये हम लोग ले लेते हैं किस पे, ये हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे ले लिए, ये किस पे ले लिए, एक्स एक्सिस पे ले लिए। ठीक है, और इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो किसका है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। अच्छा अब इसने बोला कि फाइंड बाय वेक्टर मेथड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द फोर्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे एक और वेक्टर है। ठीक है ना, और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है कौन, ये वर्टिकल वाला। ठीक है ना, तो वर्टिकल में है जो क्या होगा, पी वेक्टर होगा, इसने लिखा हुआ है। ठीक है, कि हुज रिजल्टेंट इज अ वर्टिकल फोर्स P, तो वर्टिकल फोर्स P यानी कि ये जो P वेक्टर है उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है। किन दोनों का, एक तो ये हॉरिजॉन्टल और एक और फोर्स है जो कि वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है ना, वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है P। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर अगर मान लो कि एक वेक्टर इस तरह से हो A वेक्टर, और एक और वेक्टर मान लो कि इस तरह से हो B वेक्टर, तो आप लोग ये जानते हो कि ये जो एडजेसेंट साइड है ये पैरेललोग्राम का साइड बन सकता है इस तरह से। तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर के जो मिडिल से जो जाएगा है ना, ये डायगोनल, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से होगा। ये आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आप पढ़े होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये P रिजल्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइन इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा। क्यों, तभी उन दोनों फोर्स ये F2 और F1 के बीच में ये जाएगा P वेक्टर। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट होगा। तो हम लोग क्या किए, 60 डिग्री इंक्लाइन इस साइड नहीं करके इस साइड इंक्लाइन करते हैं, तभी पॉसिबल है, इस साइड तो पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, तो हमने इस साइड ले लिया, इसका नाम क्या दे दिए, F2 वेक्टर। सही ना, F2 वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया B मान लिया। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो कि ये हो गया F1 और ये हो गया F2, तो इसका रिजल्टेंट ये पॉसिबल है, बीच से जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये F2 वेक्टर इस साइड ले लेते हैं तो F1 और F2 के बीच से रिजल्टेंट जाता, जबकि रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकल पे है, तभी ये पॉसिबल नहीं होता। अगर हम लोग इस साइड हम लोग F2 ले लेते तो हमें मजबूरी है इस साइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, उसने लिखा था वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हमने 60 डिग्री इंक्लाइन कर लिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ऐसा हमने क्या है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है इन दोनों का, यानी कि F1 प्लस F2 वेक्टर का ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग F, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस F1 वेक्टर को निकालना और इस F2 वेक्टर को निकालना है। ठीक है, ये सब हमने माना हुआ है, A और B सब हमने माना हुआ है, इन सब का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा तभी F1 वेक्टर आएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो आप समझते हो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए, तो हमें कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 60 डिग्री है, तो इस पे जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इसका क्या है, B है, तो B cos 60 डिग्री, B cos 60 डिग्री। ठीक है ना, और इस पे J वेक्टर चला जाएगा, और इसका जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस साइड होगा,
इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कुछ इस साइड होगा, है ना। तो इस साइड क्या टूटेगा, इस साइड टूटेगा बी साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये माइनस आई कैप की ओर डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा F1 वेक्टर तो सीधा सीधा है ना। F1 वेक्टर तो हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि इसका लेंथ मैग्नीट्यूड अगर a है और डायरेक्शन है आई कैप, तो ए आई कैप हो जाएगा, ए आई कैप हो जाएगा। तो अगर हमें F1 वेक्टर चाहिए तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग F2 वेक्टर की बात करें तो इसका i का कंपोनेंट और j कंपोनेंट दोनों लिखना पड़ेगा। तो आप देखो ये जो हमारा F2 है उसका i कंपोनेंट ये होगा और j कंपोनेंट ये होगा। इसका मतलब i कंपोनेंट क्या है, तो b इंटू साइन 60 डिग्री और इंटू में माइनस आई कैप लेना होगा क्योंकि निगेटिव x डायरेक्शन में है ये। और फिर प्लस इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा b cos 60 डिग्री इंटू जे कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन 60 √3/2 होता है तो √3/2 इंटू बी हो जाएगा और ये हो गया आई कैप। प्लस में cos 60 1/2 होता है तो 1/2 इंटू बी इंटू जे कैप हो जाएगा। तो ये हो गया F2 वेक्टर। तो दोनों फोर्स हम लोग ए और बी के टर्म में निकाल लिए। अब यहाँ पे ये जो P है हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर ए निकाल दे बी निकाल दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ये बोले कि ये जो पॉइंट ये जो P वेक्टर है वो किसके बराबर है, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इसके बराबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा F1 वेक्टर है ये क्या है, तो F1 वेक्टर ए आई कैप है, ए आई कैप प्लस F2 वेक्टर जो है वो ये रहा -√3i इंटू बी इंटू आई कैप और फिर प्लस 1/2 इंटू बी इंटू जे कैप, ये रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए आई कैप -√3/2 इंटू बी इंटू जे आई कैप, ये भी आई कैप ही है, आई कैप और फिर प्लस 1/2 इंटू बी इंटू जे कैप, ठीक है। और ये पी वेक्टर है, ठीक है। तो जो P वेक्टर है वो B cos 60 इंटू जे के डायरेक्शन में। तो P वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं B cos, एक मिनट, ये P वेक्टर है ना, तो P वेक्टर को हम लोग ये भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे F1 प्लस F2 है। तो P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग P मान लेते हैं ना, तो P इंटू जे वैक्टर हो जाएगा क्योंकि y के डायरेक्शन में है। तो P इंटू जे वैक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप -√3/2 इंटू बी इंटू आई कैप है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे आई कैप और आई कैप कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे आई कैप कॉमन ले लिए, है ना, तो इसको ऐसे लिख दिए और प्लस 1/2 इंटू बी इंटू जे कैप, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग P को इन्वॉल्व इसलिए कराया है क्योंकि यही एक वैल्यू हमें दिया हुआ है P, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे I कंपोनेंट कुछ नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू आई कैप, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे बी इंटू जे। और कंपैरिजन करने के लिए इधर भी आई का कॉफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ पे जे का कॉफिशिएंट। तो अब देखो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट नहीं था तो हमने 0 लगा दिया। तो अब देखो इधर आई का कॉफिशिएंट क्या है, a -√3/2 इंटू बी और यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट 0 है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है ना। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है ना। आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे तो a -√3/2 इंटू बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं ये जो जे कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे b की वैल्यू आसानी से निकलेगा कितना, 2p। और ये जो b है ये फोर्स है किस साइड, F2 फोर्स है ना, ये F2 फोर्स है, एक तो निकल गया हमारा। अब अगर हम लोग b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दें तो ये a भी निकल जाएगा। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a -√3/2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, इंटू में 2p इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a -√3p इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू आया √3p। तो अब देखो a क्या था, a था हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स और b क्या है, b है हमारा वो फोर्स जो वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है ना। और ये दोनों पूछा था तो हम लोग बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू, हमें ये दोनों निकालना था, हॉरिजॉन्टल फोर्स
इज इक्वल टू कितना आया, √3p। हॉरिजेंटल फोर्स कितना है, √3p। और अगला है फोर्स इंक्लाइंड 60 डिग्री, वर्टिकली इंक्लाइंड है ना, फोर्स इंक्लाइंड 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, विद वर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा b आ जाएगा। और b का वैल्यू कितना आया था, b का वैल्यू यहाँ पे आया था 2p, तो यहाँ पे बोल देंगे 2p। तो ये दोनों फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ने का यूज है ना, और आप लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इससे पढ़ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, है ना, या फिर स्केलर प्रोडक्ट। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बोट रिलेटिव टू ए वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस 4j कैप एंड दैट ऑफ वाटर रिलेटिव टू द अर्थ बाय i कैप माइनस 3j कैप। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है रिलेटिव टू वाटर, है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी दिया है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन में क्या है, गिवन में है वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिख देते हैं। ये दिया हुआ कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर अगला दिया है एंड दैट ऑफ वाटर रिलेटिव टू द अर्थ, है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू कितना दिया है, i कैप माइनस 3j कैप, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द अर्थ। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है, ठीक है। जबकि ये i और j रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अच्छा अब देखो वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि 20 किलोमीटर पर स्पीड के साथ ये चल रहा है, कोई मान लो कोई चीज़ें हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने 20 किलोमीटर पर आवर बोला ये किसके रिस्पेक्ट में था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ग्राउंड को हम लोग क्या समझेंगे, अर्थ है वो, सही ना। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, सही ना। कोई भी चीज़ें हम लोग अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आप ये समझते होगे, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ वाटर हम लोग लिखते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। अगर हमने कुछ नहीं बोला तो क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, ये निकालना है तो इसको उठा के साइड कर लेंगे, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दे रखा है, ये रहा। तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये साइड आएगा तो प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3i प्लस i हो जाएगा 4i कैप, 4j माइनस 3j हो जाएगा प्लस j कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अगर हम लोग सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट भी बोल दें और अगर हम कुछ ना बोलें तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होता है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। ये समझना है आपको।
तो ये वेलोसिटी आ गया। लेकिन आंसर में इसने इसका मैग्नीट्यूड अलग लिखा है, डायरेक्शन अलग लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 + 1 यानी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 17। और यूनिट क्या आ जाएगा, क्योंकि वो उसने आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आज भी आ जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, स्पीड सॉरी वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, टैन थीटा की तरह। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे y का मतलब है j का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे j का कॉफिशिएंट कितना है, टैन इनवर्स, तो यहाँ पे j का कॉफिशिएंट है 1 और i का कॉफिशिएंट 4, तो टैन इनवर्स 4 किस साइड हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो ये हुआ कंप्लीट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24, और इसके साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के साथ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।